और एक पढ़ लिया था कि 1 AMU को अगर हम एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसी कोई एनर्जी बनती है। एक खत्म हो जाता है, ठीक है। अब मेरे कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट समझना पहले आराम से। क्या हो रहा है कि जब ये एक साथ रखे हैं सेम, कि हमारी हंसा और शाइनिंग, ठीक है ना, इसके पास में भी 10 अंडे, इसके पास में 10 अंडे, 10 अंडों मिला के ये बैठ गए, ठीक है। कि अपन दोनों सही है, तेरे अंडे मेरे अंडे तेरे, अपने पास दोनों के पास कुल मिला के कितने हो गए 20 अंडे। लेकिन एक दिन क्या हो जाती है, भूख लगी तो क्या करें कि अपना ऑमलेट बना के खाएंगे, अंडा तोड़ा, ठीक है, बना के अंडा फ्राई खा ली, ठीक है, अंडा फ्राई खा ली। अब खा तो ली, कोई बात नहीं, ठीक है ना, लेकिन क्या है ये अपने शाइन ज्यादा खा गई और हंसा ने थोड़ा सा कम खाया तो ऐसा नाराज होगी कि अपने पर नाम मामला नहीं बैठ रहा है, अपन क्या करेंगे, अब न्यारे होंगे वापस, ठीक है, न्यारे होंगे। तो अब नए होंगे तो गड़बड़ होगी, पहले 20 अंडे थे तो न्यारे वापस हो सकते थे, लेकिन अब तो कितने बचे हैं, 19, ठीक है, एक अंडा नया खा भी नहीं सकते। तो अब ये क्या हो गए, जुड़ गए। अब ये चाह के भी क्या नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि अब बचे हैं 19 अंडे और 19 अंडों का बंटवारा नहीं किया जा सकता, और 19 अंडों का बंटवारा करने के लिए आपके हिसाब से एक और तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, और वो हम तोड़ना नहीं चाहते हैं। बात समझे। ऐसा ही कौन करता है, नाभिक करता है। नाभिक में कौन बैठे हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन साथ में बैठे हैं। तो नाभिक को डर लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हम टूट के बिखर जाए वापस, तो ये क्या करता है, थोड़ा सा द्रव्यमान काट देता है क्या, मतलब थोड़ा सा द्रव्यमान का क्षय करेगा, जिसे हम बोलेंगे द्रव्यमान क्षति। और ये जो द्रव्यमान क्षति है ये किस में कर देगा, कन्वर्ट ऊर्जा के अंदर, ये द्रव्यमान क्षति भी, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊर्जा। जब ये ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जब ये कन्वर्ट हो जाएगा ऊर्जा के अंदर, तो अब ये न्यूक्लियस टूट नहीं सकता, नाभिक टूट नहीं सकता, टूट के अलग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अलग होगा तो एक एग्जिस्ट करना चाहिए, मतलब स्वतंत्र रूप से रहने के लिए उसे उतना द्रव्यमान तो चाहिए होगा जितना पहले था। लेकिन हम क्या करवा चुके हैं, द्रव्यमान क्षति। अब द्रव्यमान क्षति करवा चुके हैं तो हम अलग से मुक्त रूप से स्थिर नहीं रह सकते या स्थायित्व प्राप्त नहीं कर सकते मुक्त रूप से। तो हमने मुक्त रूप से स्थायित्व प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो अब रह गया आपका नाभिक। तो नाभिक बना ही क्यों, बना इसलिए क्योंकि उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आए। अब ये नाभिक टूट क्यों नहीं रहा है, क्योंकि इसने क्या करवा ली है, द्रव्यमान क्षति। जितनी ज्यादा द्रव्यमान क्षति करेगा उतना ज्यादा स्थायित्व प्राप्त, जितनी ज्यादा द्रव्यमान क्षति उतना ज्यादा स्थायित्व प्राप्त होगा। अब जितना ज्यादा द्रव्यमान क्षति करेगा उतना ज्यादा स्थायित्व प्राप्त हो रहा है, तो जो नाभिक जितनी ज्यादा द्रव्यमान क्षति करेगा उसके लिए स्थायित्व उतना ज्यादा हो जाएगा। लेकिन वो नाभिक के आकार पर भी तो निर्भर करेगा, जैसे बड़ा नाभिक है तो उसे ज्यादा द्रव्यमान क्षति करवाना पड़ेगा, और छोटा नाभिक है तो कम द्रव्यमान। तो हमने देखा कि ये जो द्रव्यमान क्षति से जो ऊर्जा निकलती है इसको तो हमने क्या बोला है, बंधन ऊर्जा, ठीक है ना। तो अभी आज यहाँ से लिखेंगे ना, बंधन ऊर्जा। द्रव्यमान क्षति तो मैं लिखवा चुका हूँ, क्या लिखने का बोल दिया क्या, द्रव्यमान क्षति। तो पहले द्रव्यमान क्षति लिख देते हैं। द्रव्यमान क्षति क्या है, नाभिक अपना नाभिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए कुछ द्रव्यमान की क्षति करवा देता है। तो मतलब क्या है, अब हमारे हिसाब से नाभिक का द्रव्यमान जैसे मान लो कि 10 AMU आना चाहिए था, लेकिन अब वो 10 AMU नहीं प्राप्त हो रहा है। वो कितना प्राप्त हो रहा है, 9.98 मतलब जैसे कि होना चाहिए था 10 AMU। AMU क्यों, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रा, ठीक है ना। ये 10 AMU होना चाहिए था, लेकिन हम 10 AMU की जगह क्या कर रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो 10 AMU। अब हमारे हिसाब से थ्योरेटिकली इतना होना चाहिए, थ्योरेटिकली मतलब सैद्धांतिक रूप से इतना होना चाहिए। थ्योरी में हमने कैलकुलेशन निकाली तब तो इतना होना चाहिए,
लेकिन जब एक्चुअल में नाप के देखा तो कितना मिल रहा है मुझे 9.98 एएमयू मिल रहा है। हुआ क्या है एक्चुअल में हुआ है द्रव्यमान की क्षति। द्रव्यमान क्षति कितनी हुई है 10 माइनस 9.98 मतलब 0.02 एएमयू क्षति हो गया। ये क्षति कब करवाई इसने जब जुड़ा, इसलिए इसने क्षति करवाई। तो द्रव्यमान क्षति को हम किससे दिखाते हैं डेल्टा एम से, ठीक है ना। अब बात करते हैं बंधन ऊर्जा की। बात समझ में आ गई तेरे को समझ में आना चाहिए, इनके तो तब समझ में आ जाएगी, ठीक है। बंधन ऊर्जा क्या होती है, ये द्रव्यमान क्षति हुई तो द्रव्यमान क्षति हुई, द्रव्यमान गया था, ये ऊर्जा में मुक्त हो गया, ठीक है ना। तो ये जो मुक्त हुई ऊर्जा है इसे ही हम क्या बोलते हैं बंधन ऊर्जा, ठीक है ना। द्रव्यमान क्षति के कारण मुक्त हुई ऊर्जा बंधन ऊर्जा होती है। तो बंधन ऊर्जा किससे दिखेंगे ईबी से, ठीक है। इसको डेल्टा ईबी, डेल्टा क्योंकि ये मुक्त है इसलिए चेंज है ये, तो डेल्टा ईबी का मतलब कितना हुआ डेल्टा एम द्रव्यमान शक्ति के कारण सी इंटू स्क्वायर, आइंस्टीन का समीकरण ई एम सी स्क्वायर, ई बराबर है तो डेल्टा एम सी स्क्वायर द्रव्यमान शक्ति गुणा सी स्क्वायर। अगर एक एएमयू होता है तो सी स्क्वायर, अगर एएमयू में ले, अगर ये मान अगर एएमयू में रहे तो डेल्टा ई बी गुणा डेल्टा एम एएमयू में, डेल्टा एम एएमयू में हो तो इसको क्या देना है 931.5 से गुणा और आंसर किसमें आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये किलोग्राम में और ये मीटर प्रति सेकंड में रहता है तब तो किसमें आएगा जूल में, और ये एएमयू में है और ये आपको किसमें निकालना है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इस तरह से आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं आता, कोई कंफ्यूजन नहीं आता, ओके ठीक है। ये बंधन ऊर्जा, ठीक है। अब ये जिसके लिए ज्यादा होगी वो ज्यादा स्थायी होगा, तो बंधन ऊर्जा ज्यादा होने से ज्यादा स्थायी प्राप्त, बंधन ऊर्जा ज्यादा होने से ज्यादा स्थायित्व प्राप्त होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जो ये बंधन ऊर्जा है बड़े के लिए तो ज्यादा हो जाएगी और छोटे के लिए कम हो जाएगी। आ जाए अब बंधन ऊर्जा ज्यादा होने से स्थायित्व प्राप्त होगा, यहाँ तक तो समझ में आया, ओके। अब बंधन ऊर्जा जो बड़ा होगा उसके लिए बंधन ऊर्जा भी ज्यादा होगी, ठीक है। जो छोटा होगा उसके लिए बंधन ऊर्जा भी कम होगी, ठीक है ना। अब जब बड़े के लिए और छोटे के लिए, तो जो बड़े के लिए होती है तो बंधन ऊर्जा ज्यादा होगी, छोटे के लिए कम होगी। तो हमें देखनी है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन। जैसे कि अगर मान लो कि कोई एक मोटा आदमी है, ठीक है, वो अपनी अंगुली काटे, ठीक है ना। सिंपल केस के लिए लेते हैं कि एक लड़की है जो 100 किलो की है, एक लड़की है जो 40 किलो की, कितने किलो की 40, ठीक है। इसने भी अपना 4 किलोग्राम काट लिया, इसने भी अपना 4 किलोग्राम काट लिया, ठीक है। अब ये कितने किलो की होगी 96, और ये कितने की होगी। अब जब नौकरी लगने की बारी आएगी, ठीक है ना, दोनों ने अपने पैर काटे हैं, ठीक है, दोनों ने अपने पैर काटे हैं, तो नौकरी पहले किसकी लगेगी 36 किलो वाले की या 96 किलो वाले की 36 किलो वाली। 36 किलो वाले की। ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं पतली का लॉजिक नहीं, हाँ नौकरी क्यों लगेगी, नौकरी लगेगी इसलिए क्योंकि अब ये फिजिकल हैंडीकैप वाली कैटेगरी में आ गई, विकलांग वाली कैटेगरी में तो आ गई। लेकिन नौकरी जल्दी, दोनों ही विकलांग है, दोनों में ही क्या है विकलांगता है, लेकिन पहले नौकरी लगाएंगे 36 किलो वाली। क्यों, क्योंकि इसने अपने द्रव्यमान का 10% काट दिया, अपने द्रव्यमान का 10% काट दिया, लेकिन इसने क्या किया अपने द्रव्यमान का 4% ही काटा, अपने द्रव्यमान का 4% ही काटा, तो ज्यादा प्रतिशत इसने काटा, तो इसके लिए द्रव्यमान शक्ति प्रतिशत में ज्यादा है। तो हमें द्रव्यमान शक्ति देखनी है उसके नाभिक के आकार के हिसाब से,
तो जब नाभिक के आकार के हिसाब से देखती हैं तो आपको बात समझ में आ रही है। जो बड़ा वाला होगा उसे क्या करना पड़ेगा, उसे 10 किलो काटना पड़ेगा, तब जाके उसके बराबर की नौकरी लगेगी उसकी। ठीक है, अभी बात समझ में आ गई। ओके, तो हमने क्या किया कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का मान निकाला। तो बंधन ऊर्जा प्रति इसे लिख देते हैं डेल्टा ई बी एन। डेल्टा ई बी एन। ई का तो एनर्जी, बी बाइंडिंग, बंधन ऊर्जा को बाइंडिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, एन का मतलब न्यूक्लियन, ई बी एन। इसका मान कितना होगा, ई बी एन बराबर ई बी कितना है बटे में न्यूक्लियनों की संख्या, किसी भी एलिमेंट के लिए द्रव्यमान संख्या, ए का भाग लगा दिया, तब आपको पता चल जाएगा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी है। बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन, ये जिसके लिए ज्यादा होगा, ये मान जिसके लिए जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा स्थायी हो जाएगा। यह मान जिस एलिमेंट, जिस पदार्थ ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा स्थायी। अब हमने देखा कि सबके लिए, हम देखते हैं कि ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, सबके लिए बंधन ऊर्जा का, ये बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कितनी कितनी आ रही है। तो इसके लिए एक ग्राफ बनाया। ग्राफ क्या बनाया, इधर तो लगाया नंबर ऑफ ए, मतलब कि परमाणु क्रमांक की संख्या, और इधर लगा दिया डेल्टा ई बी एन, इसका मान। तो हमने ये ग्राफ देखा तो ये कुछ इस तरह से है, ये ग्राफ बनाया कुछ इस तरह से। यहाँ हीलियम है, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम वगैरह सब कुछ है, सब एक एक छोटे 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 है, और एकदम टॉप पे, एकदम टॉप पे, एकदम टॉप पे है फेरस, निकल और कोबाल्ट। कितने हैं, फेरस, निकल और कोबाल्ट। तो देखो जो ये टॉप पे लोग हैं ये है हमेशा 50 से 80 के बीच में, ए का मान कितना है इनके लिए 50 से 80 के बीच में, और ये लगभग फेरस के लिए कितना होता है 56 58 इतना ही चलता है, कोबाल्ट के लिए 60, फेरस के लिए 56, कोबाल्ट के लिए 60, ये सबसे ज्यादा स्थायी है। इनके लिए जो EBN का मान, ये जो अधिकतम मान आ रहा है इनके लिए डेल्टा EBN का मान ये लगभग है 8.8 या 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये है जिसके लिए ये मान अधिकतम होता है वो सबसे ज्यादा स्थायी है। सबसे ज्यादा स्थायी कौन निकल रहा है, फेरस, निकल, कोबाल्ट। कहां से कहां तक होती है, 50 से 80 के बीच में सबसे ज्यादा स्थायित्व प्राप्त होता है इनको, 50 से 80 के बीच में स्थायी। इससे पहले वाले भी कम स्थायी है, इससे ज्यादा वाले भी कम स्थायी है, ठीक है। अच्छा, अब इनके लिए बात करते हैं कि इधर वाला जो नाभिक है वो क्या होगा, बड़ा होगा। इधर वाला नाभिक क्या होगा, बड़ा होगा, और वो स्थायी कम है, कम स्थायी है, तो वो क्या होना चाहता है, स्थायी होना चाहता है। और स्थायी होने के लिए क्या करेगा, पड़ा पड़ा ही टूट जाएगा। स्थायी होने के लिए पड़ा पड़ा टूट जाएगा।